यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए 13 सितंबर 2021 को जो यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था उसका सलूशन लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको आपके सलूशन को सॉल्व करने में सहायता प्रदान करेगा तथा आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को देख सकें कि आपने कितने आंसर्स को सही किया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पेपर्स का पहला प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ में दिया गया था कि कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं 2 लड़कियों में समान बराबर बांटता है। एक लड़की की हिस्सा भिन्न रूप में के बराबर होगा। तो इसके ऑप्शन आपके दिए गए थे 2/5, 1/6, 1/4 और 1/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए कि मैं आपको पूरा सॉल्यूशंस करके बता रहा हूँ कि इसका ऑप्शन कैसे क्या सही होगा। तो मान लीजिए माना हिस्सा बराबर आपका कोई चीज़ हो गया, आपका एक कोई चीज़ होता, आप एक चीज़ पूरा हिस्सा करते हैं, किसी चीज़ का पूरा एक हिस्सा होता। मान लीजिए एक आपका पिज्ज़ा हो गया, उसके आपके अलग अलग कट होते हैं, मतलब 4 से 5 कट होते हैं। तो इसमें मान लीजिए पूरा एक पिज्ज़ा हो गया। अब उसमें दिया गया 2 लड़के एवं 2 लड़कियां हैं। तो 2 लड़के और 2 लड़कियां क्या हो जाए तो कितना हिस्सा मिलेगा? तो किस तरह कर सकते हैं? तो कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? आपका 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। कितना हो गया आपका? 4। मतलब कि आपके 4 लड़के और लड़कियां हैं। अब इसको कितने हिस्से चाहिए? एक लड़की का हिस्सा पूछा, तो पूरा हिस्सा कितना है आपका? 1 है। और एक लड़की का हिस्सा क्या हो जाएगा? तो लड़की का हिस्सा भिन्न रूप में क्या हो जाएगा? आपका टोटल हिस्सा, मतलब आपका कितना हिस्सा था? पूरा 1 था। और कितने टोटल थे आपके? 4 लोग थे। तो कितना हो गया आपका? 1/4। तो इसलिए आपका ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा? ऑप्शन संख्या 3 आपका सही होगा। 1/4 इसका सही उत्तर होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपके पेपर में क्या आया था कि संख्या 31.0435 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 5 आपका दशमलव के इधर है। तो अगर दशमलव के इधर के अंकों का स्थानीय मान निकालना होता तो कैसे निकालेंगे? तो 31.0435 में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका? इधर जितना दिया गया है दशमलव, तो दशमलव के बाद आप लिख लीजिए 5 का स्थानीय मान निकालना 5। और दशमलव के इधर जितने अंक पे आपका दशमलव दिया कि दशमलव के जितने अंक बाद आपकी वो संख्या दी गई उसके उतना हम 0 लगा देंगे और 1 लिख देंगे। तो 1 के यहाँ दशमलव के नीचे 1 लिख दीजिए। अब कितने 0 हम लगा लेंगे? 1, 2, 3 और 4 0 लगा लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 1, 2, 3 और 4। दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं और जितने अंक की संख्या पे वो अंक होता है उतने हम 0 बढ़ा देते हैं। तो 1, 2, 3 और 4। तो 5 बटा कितना हो गया आपका? 10,000। अब इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन संख्या सेकंड आपका सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन संख्या सेकंड इसका सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रश्न संख्या 3 में प्रश्न था संख्या 5 का अपवर्त क्या है? तो अपवर्त कैसे? तो अपवर्त क्या हो जाएगा? 5 में आप नेचुरल नंबर से गुणा कर दीजिए। तो 5 में अगर हम नेचुरल नंबर से गुणा कर देने पे तो 5 का या तो पहाड़ा होता है अपवर्त। तो 5 का पहाड़े में इसमें कौन सी संख्या आपका है? 1 है, 3 है, 6 और 5 है। तो कौन सी संख्या आपके 5 के पहाड़े में आती है? आपका चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। 5 इसका सही आंसर होगा। या ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 आपका दिया गया है कि अंकों 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए देख लेते हैं। तो कैसे होगा? अंकों 1, 0, 9 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए
इसमें आपकी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 1, 0 और 9 और 5 में सबसे बड़ी संख्या आपकी 9 हो गई। उसके बाद उससे छोटी आपकी संख्या कौन सी हो गई? उससे छोटी संख्या आपकी 5 हो गई। उससे छोटी आपकी संख्या 1 और 0 में सबसे छोटी, उससे छोटी क्या है? 5 से छोटी आपकी 1 है, और 1 से छोटी आपकी क्या है? 0 है। तो 9510 मतलब 9510 कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन संख्या 2 इसका सही है। अब आप आता है आखिरी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या पूछा गया था आपके पेपर में? तो पेपर में पूछा गया था पदों एक्स स्क्वायर वाई कामा एक्स वाई स्क्वायर कामा माइनस एक्स वाई स्क्वायर कामा माइनस एक्स स्क्वायर वाई में सजातीय पद क्या होंगे? ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला ऑप्शन दिया एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन दिया एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तीसरा ऑप्शन दिया गया एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर। चौथा ऑप्शन दिया गया है माइनस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो इसमें देखिए सजातीय पद क्या है? जिसकी पावर बराबर हो, मतलब एक्स की जिसकी जिसकी पावर बराबर, मतलब एक्स की पावर देखिए यहाँ एक्स की पावर 2 दिया गया है, यहाँ एक्स की पावर 1, तो ये आपकी सजातीय पद नहीं है। यहाँ देखिए एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 2 ये देखिए दिया गया है, और y की पावर 1 और y की पावर 1, मतलब कि आपकी सजातीय पद ये हो सकता है। और नीचे की भी ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर दिया गया है, यहाँ एक्स की पावर 1 दिया गया है, मतलब ये भी सजातीय पद नहीं। यहाँ क्या दिया है? माइनस एक्स, मतलब एक्स की पावर 1 दिया गया, यहाँ एक्स की पावर 2 दिया गया, तो मतलब सजातीय पद क्या हो गया? एक्स की पावर 2 यहाँ दिया गया, एक्स की पावर 2 यहाँ दिया गया, वाई की पावर 1 यहाँ दिया गया, वाई की पावर 1 यहाँ दिया गया। तो ऑप्शन संख्या आपका 2 इसका सही होगा। ये रहे आपके 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो पेपर में पूछे गए थे, उसके आंसर। आप इसमें से मिला लीजिए आपने कितने आंसर सही किए। चलते हैं अब अति लघुत्तरी प्रश्न पर। अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछा गया प्रश्न संख्या 6 कि 1, 2 और 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक अंक 2 बार ना आए। तो ऐसी कितनी संख्याएं लिख सकते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए हल। यहाँ हो जाएगा 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं बराबर क्या हो जाएंगी आपकी? देख लीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी आपकी? पहली संख्या क्या होगी? 1, 2 और 5 को एक साथ लिख लीजिए, तो आपकी क्या होगी? 125 हो गया। अब क्या करिए, 125 के बाद देखिए कौन सी संख्या बन सकती है आपकी? अब 1, 2, 5 ले लीजिए, अब 1, 5, 2 ले लीजिए, 1, 5, 2। अब क्या एक जो 1 है यहाँ से कोई और संख्या बन सकती है? और नहीं बन सकती। अब दूसरा क्या करिए, आप 2 को ले लीजिए, 2 को पहले ले लीजिए, और उसके बाद कौन संख्या बन सकती? 1 और 5 ले लीजिए, 2, 1, 5 हो गया। अब क्या ले सकते हैं आप? फिर 2 को पहले ले लीजिए, फिर क्या ले सकते हैं आप? 5 को फिर ले लीजिए और फिर 1 को ले लीजिए, 5 और 1 हो गया। अब क्या कर सकते हैं आप? फिर आप 5 शुरुआत कर लीजिए, 5 के बाद क्या आप ले सकते हैं? 1 और 2 ले सकते हैं। और दूसरा क्या ले सकते हैं आप? 5 के बाद 2 और 1 ले सकते हैं, 5 के बाद 2 और 1। कितनी संख्याएं बन गई आप? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ देखिए कोई भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। 1 यहाँ, 2, 5 यहाँ कोई भी संख्या पुनरावृत्ति मतलब 2 बार नहीं आया है। यहाँ भी एक संख्या एक ही बार आई, यहाँ भी एक संख्या एक ही बार आई, यहाँ भी एक संख्या एक बार आई है, यहाँ और यहाँ। कितनी संख्या बन गई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं बन गई। तो मतलब 1, 2, 5 से बनने वाली सभी 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन गई आपकी? 6 बन गई। तो इसमें या तो लिख सकते हैं कि 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की 6 संख्याएं बन सकती हैं जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ये आपको समझ में आ गया हो कि पुनरावृत्ति ना हो तो कितनी संख्या बन सकती है? 125, 152, 215, 251, 512 और 521। ये आपकी संख्याएं बन गई। तो ये आपका आंसर हो गया। ये मैंने आपको एक हिंट के तौर पे बता दिया कि अगर इस तरह भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपका आंसर यहाँ तक सही है।
अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7। आपके पेपर में क्या पूछा गया था? प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो यदि इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तथा चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जो पहले दिया गया उस आयत का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। तो हल, आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। देखिए ये हो गया आपका, ये और ये। अब आयत की लंबाई आपकी कितनी हो गई? आपकी 10 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी आपकी दी गई है? आपके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ये आपकी चौड़ाई दे दी गई है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी, सी और डी। ये आपकी पहले दी गई है। तो यहाँ लिख लीजिए, प्रथम शर्तानुसार आयत का परिमाप क्या हो जाएगा आपका? आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका निकाल लीजिए, कितना आएगा? 2, लंबाई आपकी कितनी दी गई है? लंबाई आपकी 10 दी गई है। 2 गुणे 10 प्लस चौड़ाई आपकी 5 दी गई है। कितना आ गया आपका? 2 गुणे आपका 15, 15 दूना आपका कितना हो गया? 30। और किस में दिया गया आपका? सेंटीमीटर। इसका पहले वाले कितना है आपका? 30 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए दूसरे को कैसे कर सकते हैं, यहीं बता देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे। तो इसको हम, अब देखिए दूसरा क्या दिया गया? पहला वाला ये दिया गया, तो दूसरा क्या दिया? द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार हम क्या कर सकते, क्या दिया गया है कि आयत की लंबाई को आधी कर दी जाए। मतलब जो आयत की लंबाई पहले कितनी थी? आयत की लंबाई आधी करने पर, पहले कितनी आपकी लंबाई थी? आपकी 10 थी। तो 10/2 बराबर आपका कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई आधी हो गई। तो दूसरा क्या दिया गया है? आयत की चौड़ाई 2 गुनी करने पर आपका कितना था? पहले 5 था, तो 5 का 2 गुना कर दें, 5 गुणे 2 बराबर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो अब फिगर बना लेते हैं दूसरे वाले शर्त के अनुसार। दूसरे वाले शर्त के अनुसार फिगर कैसे बनेगा? आपकी लंबाई कितनी है? 5 है। तो 5 मान लीजिए ये हो गया आपका, 5 हो गया। और 10 आपका मान लीजिए ये हो गया। ये चौड़ाई हो गई आपकी। अब चौड़ाई ये 5 और ये 10, तो ये देखिए ये बन गया आपका आयत। इसको मान लीजिए ए, बी, सी और ये डी। यहाँ पे आपका ये लंबाई हो गई। लंबाई आपकी कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी दी गई है आपकी? ये आपकी 10 सेंटीमीटर। अब फिर से हम आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणे लंबाई प्लस आपका चौड़ाई हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। 2, लंबाई आपकी कितनी दी जाएगी? आपकी 5 ली जाएगी इस बार। और चौड़ाई आपकी कितनी ली जाएगी? 10। फिर से देखिए कितना आएगा? 2 गुणे 10 और 5 15 हो गया। अभी कितना आ गया आपका? 15 दूना 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे पहले वाली शर्त के अनुसार कितना आपका आयत का परिमाप आया था? 30 सेंटीमीटर। और दूसरे शर्त के अनुसार आपका कितने सेंटीमीटर का आयत का परिमाप आया? 30 सेंटीमीटर। इसलिए आयत का परिमाप दोनों शर्तानुसार समान रहेगा।
यही आपका प्रभाव पड़ेगा कि आयत का परिमाप चेंज नहीं होगा। दोनों ही शर्त के अनुसार आयत का परिमाप आपका समान आ रहा है, आपका 30 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 7 का आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया था, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 30 अंश का कोण बनाइए। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक पटरी और प्रकार मैं आपको एक रफली बता देता हूँ। इसका यूज आप पटरी और प्रकार की सहायता से आप 30 अंश का कोण बना लीजिएगा। मैं आपको एक रफली आइडिया एकदम जिस तरह बनाया जाता है उस तरह मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक हम लोग लाइन खींचेंगे पटरी की सहायता से एकदम सीधा। इसको मान लीजिए आप O और इसको मान लीजिए आप A। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप प्रकार रखा नोक रखेंगे और एक चाप खींचने के लिए एक बराबर या पेंसिल से मान लीजिए यहाँ तक आपने एक पेंसिल से नाप लिया। अब ये बराबर दूरी से ले करके हम लोग एक चाप लगा देंगे। मान लीजिए ये चाप लग गया। अब चाप लगने के बाद क्या हो गया, अब ये जो दूरी है आपकी इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक की, इस बिंदु पे आप फिर क्या करेंगे, आप प्रकार का नोक रखेंगे और जो चाप पहले ये दूरी के बराबर थे उस दूरी से हम लोग एक चाप लगा लेंगे उसी दूरी का। मान लीजिए ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, आपका 30 अंश दिया गया है। अब क्या करेंगे, ये आपका आ गया 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे और एक यहाँ पे एक चाप लगाएंगे और इस नाप से रखेंगे और यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, दोनों अर्धक करेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग इस बिंदु पे रख के और इस बिंदु को आपस में मिला लेंगे। तो ये जानिए मिला लिया। ये आपका कितना अंश का कोण आ गया, आपका 30 अंश का कोण आ गया। इस प्रकार आप बना सकते हैं। इसको मान लीजिए B है और ये आपका कोई मान लीजिए D है। तो इस तरह आप बना सकते हैं 30 अंश का कोण पटरी और प्रकार। जब पटरी और प्रकार से बनाएंगे तो आपका एकदम सही से बनेगा। मैंने इसको रफली पेन से बता दिया है, आप इसको बना के देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 दिया गया है कि 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% को सरल कीजिए। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप एक बॉडमॉस रूल का जानते हैं, BODMAS, ये है आपका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट तो दिया नहीं गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको रेखा ब्रैकेट कहते हैं ऊपर के, फिर आपको छोटा ब्रैकेट, फिर मझिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आप पहले सॉल्व कर। ऑफ, यहाँ मतलब ऑफ का मतलब का, मतलब यहाँ देखिए आपका का दिया गया, मतलब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। आपका का मतलब का मतलब यहाँ हम लोग गुणा करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आ गया डिवाइड। डिवाइड मतलब हम लोग भाग करेंगे। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आपका सब्सट्रैक्शन मतलब घटाव करते हैं। तो अब इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या दिया गया प्रश्न में, प्रश्न को देखिए। दिया गया है 100 का मतलब आपका क्या बोला हूँ मैं, यहाँ लिख लीजिए पहले। 100 का 3/4 प्लस 920 का 30%, ये दिया गया है आपका प्रश्न में। अब इसका यूज यहाँ कर देंगे। 100 का मतलब मैंने क्या बोला, आपका गुणा करना है। गुणे 3/4 प्लस 920 का मतलब आपका फिर क्या होगा, गुणा 30% को कैसे लेते हैं, 30 और बटा के 100। ये कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब इसको कट कर दीजिए। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब 4 इकन्ना में 4 और यहाँ पे आ गया 4 दूना 8, बचा 2, यहाँ 20 हो गया और 4 पंचे आपका 20 हो गया। तो आपका क्या बचा, इसको कर लीजिए। ये हो गया आपका 25 गुणे 3 प्लस 92 गुणे 3, ये आ गया आपका। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए। अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, गुणा करते हैं ना, ऑफ मतलब डिवाइड हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपस में आप गुणा कर लीजिए। 25 और 3 का गुणा कर लेंगे, कितना आएगा, 5 25 3 75 हो गया आपका, प्लस 92 का 3 में गुणा कर लीजिए। 2 तिहाई के 3 दूना 6 और 9 त्रिक 27, तो कितना आ गया आपका, 276 आ गया। अब 276 के बाद और यहाँ देखिए 75 प्लस 276। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का लिया हम लोग का क्या अगला नियम है, हम लोग को प्लस करना है। यहाँ प्लस दिया भी गया है तो हम आपस में जोड़ लेते हैं। तो 75 में 276 में 75 जोड़ेंगे, क्या आएगा, तो 6 और 5 11 के 1 और बचा 7 7 14 और एक हासिल था आपका 15 हो गया। और 2 और
15 एक हासिल था, तो 2 और 1 3 हो गया, तो 351 इसका आंसर आएगा। आशा करता हूँ कि आपका यह प्रश्न भी सही हुआ होगा पेपर में। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 आपके पेपर में पूछा गया था, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखें। तो हमें लिख देना है कि हल 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपकी? 9 को आप लोग 4 बार लिख लीजिए, 9 9 9 और 9। अब पूछा क्या गया है? बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, मतलब उत्तरवर्ती या अनुवर्ती क्या होता है कि संख्या, जो संख्या आप दी गई है उसमें आप एक जोड़ दीजिए तो आपकी उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे लिखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? बराबर, यहाँ पे हो जाएगी आपकी जो संख्या दी गई 9 9 9 और 9, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें आप एक जोड़ लीजिए तो ये क्या हो जाएगी? आप इसको जोड़ लीजिए, ये 9 और 1 10 के 0, फिर ये आपका 9 1 10 के 0, फिर 9 1 10 के 0, फिर 9 1 10 के 0 और एक हासिल यहाँ पे आ गया। ये देखिए क्या आ गया? 1 2 3 4 और 5, ये आपकी आ गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो मतलब आपका आंसर क्या आ गया? 10,000 इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ अभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 में। प्रश्न संख्या 11 आपका पूछा था कि रोमन संख्या L किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। ये बहुत ही आसान प्रश्न था, तो यहाँ पर लिख दीजिए हल रोमन संख्या L हो गया आपका प्राकृतिक संख्या किसको प्रदर्शित करता है? 50 को प्रदर्शित करता है। अब याद करने के लिए क्या है, आप LCD टीवी यूज करते हैं ना, तो LCD टीवी को याद कर लीजिए, तो L C और D। तो यहाँ देखिए आपका क्या आ गया? L मतलब 50 हो गया, 50 के बाद C मतलब आपका 100 हो गया, और D का मतलब आपका हो गया 500। तो आप LCD टीवी पहले यूज होता था, उसके यूज से आप आसानी से LCD का मतलब आप जान गए कि 50 L का मतलब होता है। अगर C पूछ लिया जाता है यहाँ पे तो 100 होता है, और D पूछ लिया जाता है आपका 500 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 पे। दोस्तों अगला नंबर आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके प्रश्न संख्या 12 से शुरुआत होते हैं और यह आपके 2 अंक के प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न आपके पेपर में दिया गया था, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दी गई है। तो आपकी ये सारणी दी गई थी, पहले वर्ष दिया गया था, दूसरा आपके शिक्षार्थियों की संख्या दी गई थी। ये आपका वर्ष दिया गया 2000 में आपकी शिक्षार्थियों की संख्या 400 थी। फिर 2002 दिया गया, 2002 में आपकी शिक्षार्थियों की संख्या आपकी 500 थी। 2004 में आपकी 700 थी, और 2006 में 600, और 2008 में 800 थी। आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पिक्टोग्राफ हमसे पूछा गया था, जबकि एक जो ये दिया गया सिंबल मतलब शिक्षार्थियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी 100 शिक्षार्थी आपको इस सिंबल से आपको दर्शाना है। तो क्या हो जाएगी? अब अगर ये चीज़ दिया गया एक से मतलब ये 100 शिक्षार्थियों को एक दर्शाया गया, तो 400 को कितना दर्शाया जाएगा? 4, और 500 को कितना दर्शाएगा? 5, और 700 को कितना दर्शाया जाएगा? अगर 7 दर्शाया जाएगा, 600 को कितना दर्शाएगा? 6 दर्शाया जाएगा, और 800 को कितना दर्शाया जाएगा? 8 दर्शाया जाएगा। तो इस सिंबल को हम लोग कैसे यूज करेंगे? मतलब जहाँ पे अगर इसको बटे 100 कर देंगे तो यहाँ पे कितनी संख्या आएगी? 2000 में 4 आ जाएगी, यहाँ बटा 100 कर देंगे 5 आ जाएगी, यहाँ बटा 100 कर देंगे 7 आ जाएगी, यहाँ बटा 100 कर देंगे तो 6 आ जाएगी, यहाँ बटा
100 कर देंगे तो 8 आ जाएगी, मतलब हमको 8 बार ये बनाना पड़ेगा। यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 5 और यहाँ 4। तो इसको हम लोग पिक्टोग्राफ में दर्शा देते हैं। चलिए इसको कैसे हल करते हैं। तो यहाँ हल हो गया, यहाँ पे आपका वर्ष हो गया और यहाँ पे लिखा है शिक्षार्थियों की संख्या यहाँ दिया गया है। शिक्षार्थियों की संख्या क्या दी गई, आपको कैसे दर्शाना है, आपको ये यहाँ पे बना दीजिए। ये आपको ऐसे दिया गया है, बराबर 100 शिक्षार्थी। अब हमें क्या ज्ञात करना, हमको पिक्टोग्राफ ज्ञात करना है ना। तो यहाँ लिख दीजिए पिक्टोग्राफ में। अब देखिए क्या हो जाएगा, वर्ष में आपका कितना दिया गया था, आपका 2000। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 400 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 4, मतलब हमको 4 बार इसको दर्शाना है। तो 4 बार इसको दर्शा देते हैं, 1 2 और उसके बाद यहाँ पे 3 और यहाँ पे आपका हो गया ये 4। ये आपका 2000 में हो गया। अब 2000 के बाद किसकी संख्या दी है, आपकी 2002 की दी गई है। तो 2002 यहाँ कर दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग कितना जाना है, यहाँ 500 दिया गया 2002 में। यहाँ देखिए 500 दिया गया है, तो 500 को हम कितने करेंगे, आपको 5 बार बनाएंगे। तो इसको 5 बार बना दीजिए। 1, यहाँ देखिए 1 2, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 5। ये 5 हो गया। अब 2004 में कितना दिया गया, 700। 700 को 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका, देखिए 2004 में आपका 700 दिया गया। 700 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमको बनाना पड़ेगा, ये संख्या 7 बनानी पड़ेगी। तो 2004 में आपकी क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ लिख लीजिए 2004 में आपको कितना बनाना पड़ेगा, 7 बनाना पड़ेगा। इस तरह 7 बना लीजिए। 2 3 4 5 6 और ये आपका 7 हो गया। अब देखिए आपका दिया गया 2006 में 600, मतलब आपको बटा 100 करना, मतलब आपको 6 बनाना है। तो 2006 में 6 बना दीजिए। 2006 में 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। अब देखिए आपके क्या दिया है, 2008 में 800 दी, देखिए ऊपर 2008 में 800 दिया गया। तो 800 को 100 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 आएगा, मतलब 2008 में हमको कितना बनाना है, 8 बनाना। तो 8 बना लीजिए। 2008 में क्या हो जाएगा आपका, 8 बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ कितना था आपका 6 था, 600 था, मतलब 6 बनाना। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ कितना 700 था, तो मतलब 7 बनाना। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ 2002 में कितना था, 500 था, तो मतलब 5 बनाना। 1 2 3 4 5। यहाँ 400 था 2000 में, तो 4 बनाना। 1 2 3 और 4। ये आपका निरूपण हो गया। इससे आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आशा करता हूँ प्रश्न संख्या 12 भी अच्छे समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 13 दिया गया था, सीमेंट की एक बोरी की कीमत ₹300 से बढ़कर 375 रुपये हो जाती है, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हल यहाँ लिख लीजिए, एक बोरी सीमेंट की कीमत में वृद्धि, कितनी वृद्धि आ गई, पहले 300 से थी और फिर कितनी आ गई 375। तो 375 माइनस 300, ये किस में आ गया आपका, रुपए में हो गया। तो कितना आएगा, 375 में 300 घटाएंगे आप, कितना आएगा 75 रुपये। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या पूछा आपका है कि तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो क्या करेंगे, कीमत में
प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत में क्या क्या ज्ञात करना है आपको? हो जाएगी वृद्धि, कितने रुपए की वृद्धि हुई थी, बटा आपका पुराना मूल्य और गुणे आपका 100। तो आपका वृद्धि कितने रुपए की आपकी होती? 75 रुपए की। पुराना मूल्य आपका कितना था? 300 और गुणे आपका 100 हो गया। अब इसको 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गया। अब 3 एकन्नम 3 और 3 दुना के, यहाँ देखिए यहाँ 75 और बटा 3 बचा, यहाँ काट देते हैं। 3 एकन्नम 3 और 3 दुना 6 और 3 पच्चे 15। तो मतलब आपका कितना परसेंट का आ गया? आपका 25% आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25%। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ अभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई सीमेंट की बोरी में? आपकी 25% की प्रतिशत वृद्धि हुई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? ये आपका एक समीकरण सॉल्व करने को दिया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बारीकी से इस प्रश्न को सॉल्व करने वाला था। बहुत से प्रशिक्षार्थियों का यह प्रश्न गलत हो सकता है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पहले हम लोग ने बताया था कि बदमाश रूल का फॉलो करना है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग बदमाश रूल को फिर से लिख लेते हैं। तो बदमाश रूल क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। तो होता है BODMA और S। सबसे पहले हम बताया था, इससे पहले भी एक प्रश्न आ चुका है। सबसे पहले हम लाइन ब्रेकेट, जो ऊपर बार होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, बार ब्रेकेट, फिर उसके बाद छोटा ब्रेकेट, फिर मझिला ब्रेकेट, फिर बड़ा ब्रेकेट, और फिर का गुणा हम लोग का। यहाँ आपका क्या हो जाता था? डिवाइड। यहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन, यहाँ आपका एडिशन, और यहाँ आपका सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव करते हैं। अब इसका यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, यहाँ लिख लीजिए 4 माइनस का 0.4 माइनस 0.04 माइनस 0.004, ये दिया गया था। ये फिर +2 माइनस 0.9, ये दिया गया था आपका। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते थे। मैं आपको रफली बता देता हूँ कैसे जोड़ा जाएगा। यहाँ पे रफ लिख देते हैं, आपको समझाने के लिए इधर रफ लिख देता हूँ कि आप एक एक चीज़ें को समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ लाइन ब्रेकेट तो दिया ही नहीं। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना? छोटा ब्रेकेट, मतलब हमको इस ब्रेकेट को सॉल्व करना है। तो इस ब्रेकेट को ऐसे सॉल्व करना, पहले सभी संख्या वैसे लिख लेते हैं। 4 माइनस का ये कौन सा बड़ा हो गया? बड़ा ब्रेकेट, 0.4 दिया है, माइनस। अब इस ब्रेकेट को सॉल्व करेंगे। इस ब्रेकेट को सॉल्व कैसे करेंगे? ये देखिए दिखा है 0.04, और इसमें से घटाना किसको? माइनस का 0.00 और ये 4। ये देखिए यहाँ पे घटाना है। अब घटा करके हमको दिखा देते हैं। यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब इसको घटा लीजिए। घटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो मतलब 1 हासिल लेंगे। 1 हासिल लेने के बाद आपका क्या बचेगा? यहाँ पे 10 हो गया। 10 के बाद 10 में से आप घटाएंगे इसको 4 को, तो कितना बचेगा? 10 में से 4 गया, आपका कितना बचा? 6। यहाँ पे 6 बचा। अब यहाँ पे बचा आपका कितना? 3। 3 में से 0 गया, 3। यहाँ पे आपका 0 हुआ, फिर 10 और यहाँ बचा आपका 0। मतलब आपका इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 0.036। तो इसको यहाँ पे नोट लिख लीजिए। तो ये कितना माइनस हो गया? 0.036, ये हो गया। ये ब्रेकेट तो कट गया। अभी बड़ा ब्रेकेट है, फिर प्लस। अब हमको इस ब्रेकेट को सॉल्व करना है। तो इस ब्रेकेट को सॉल्व करने के लिए क्या दिया गया, इसको देख लेते हैं। इधर रफ में बता दिया। अब यहाँ पे आपका दिया गया 2, यहाँ पे आपका दिया गया 2, फिर दशमलव बढ़ा दीजिए, 0 और इतना बढ़ा दिए, 0 और 0 कर दीजिए। फिर इसमें से घटाना कितना आपका? 0.9 घटाना है, 90 कर दीजिए इसको। अब क्या हो गया आपका? अब 0 में से 0 गया तो 0 बचा। यहाँ पे 0 में से 9 तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे 1 हासिल ले लेंगे। यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गया, आपका 1 बचा। और यहाँ बचा कितना आपका? 1 बचा ना। तो इसको आपका 1.10 हो गया। तो इसको करने पे आपका क्या आएगा? वहाँ पे 1.1 और 0,
ये आपका आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ एक चीज़ें यहाँ पर रफ के तौर पे मैंने आपको समझा दिया कि कैसे कितना आएगा। यहाँ पे देखिए 0.036 कैसे आया और 1.10 कैसे आया, यहाँ मैंने आपको रफ पे बता दिया। अब आगे क्या करेंगे, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करते हैं। अब ये कौन सा ब्रेकेट है, बड़ा ब्रेकेट। उसके बाद हमने यहाँ मझला ब्रेकेट दिया नहीं, अब हम बड़े ब्रेकेट को सॉल्व करते हैं, मतलब हमें अब इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, आपको 4 माइनस, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या गया, यहाँ नीचे देख लेते हैं। दिया गया था आपका, दिया यहाँ देखिए क्या दिया गया 0.4। तो यहाँ लिख लीजिए 0.4 में से इतना घटाना, तो 0 पॉइंट और यहाँ पे देखिए 0.4 में से आपको घटाना कितना था 0.036। तो यहाँ पे कितना आपका 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए, यहाँ से आपको घटाना था, इसको आप घटा दीजिए, कितना आपका बचा। अभी तो घटाना देख लेते हैं कैसे बचा। यहाँ 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो ये मतलब यहाँ भी नहीं, 0 है तो यहाँ भी नहीं जाएगा। फिर मैं यहाँ से हासिल लूँगा, हासिल लेने पे यहाँ पे 10 आया, 10 में से फिर एक हासिल यहाँ जाएगा, तो यहाँ आया, यहाँ 10 आ जाएगा। 10 में से 6 गया आपका बचा 4। यहाँ आपका 10 में से एक हासिल ले ले, मतलब 10 में से एक कम कर देंगे तो 9 बचे। 9 में से 3 गया, कितना बचा आपका 6। यहाँ आपका बचा था 3, क्योंकि 4 में से एक हासिल ले लिया, तो यहाँ बचा 3 पॉइंट और 0, कितना बचा आपका 0.364। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आपका हो गया 0.36 और ये 4 आ गया, प्लस 1.10 ये आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, 4 और ये देखिए ये 4 प्लस में है और यहाँ 1.10 है, तो 4 में 1.10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5.10 माइनस आपका कितना आ गया 0.364, ये आ गया आपका। अब 5.10 में से इतना आपको घटाना है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे घटाएंगे, यहाँ देख लीजिए 5.10 में से कितना घटाना आपको 0.36 और 4, तो यहाँ पे 1 जीरो और बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए। घटाने के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ 0 दिया गया है, 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से यहाँ भी 0 दिया गया है, तो यहाँ से भी नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, एक हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से एक यहाँ हासिल लेंगे तो यहाँ भी 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 में से 4 गया, कितना बचा आपका 6। अब यहाँ कितना बचा आपका 10 में से एक हासिल लिया तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया आपका 3। यहाँ पर कितना बचा 0, 0 में से तो आपका 3 जाएगा नहीं, तो मतलब हमें यहाँ से एक हासिल लेना है, तो यहाँ 10 में से 3 गया, कितना बचा आपका 7। और यहाँ कितना बचा आपका 4, तो 4.736 इसका आंसर होगा। तो इसका यहाँ लिख लीजिए, कितना आ गया आपका 4.736, ये आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 14 का आंसर मैंने एक एक चीज़ आपको डीपली बता दिया। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 4.736। एक चीज़ें आपको डीप में बता दिया कैसे कैसे घटाना है, कैसे जोड़ना है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। प्रश्न संख्या 15 दिया गया, एक वर्ग का परिमाप 225 सेंटीमीटर है, इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वर्ग की भुजा पहले हम लोग यहाँ तक ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ हल लिख दीजिए। प्रथम शर्तानुसार आपका क्या दिया गया है, वर्ग का परिमाप बराबर 225 सेंटीमीटर, ये दिया गया आपका प्रश्न में। इसमें हमें क्या कहते हैं, इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमें वर्ग का परिमाप दिया गया, हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। तो माना भुजा बराबर a सेंटीमीटर, मान लिया कि हमने वो भुजा क्या है a सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए, वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 × a होता है। a मतलब आपकी भुजा है। तो वर्ग का परिमाप आपको कितना दिया गया 225 बराबर 4a। तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 225 और बटा के 4। तो a बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, a बराबर आपका हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आएगा 4 × 5 = 20
बचा 2, 4 छंग 24, बचा आपका 1, तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। तो मतलब आपकी भुजा कितनी आ गई? 56.25 सेंटीमीटर। ये आपकी भुजा आ गई वर्ग की। पुराने जो वर्ग का परिमाप दिया गया था उसकी भुजा आपकी पूछी गई थी, तो यहाँ भुजा की कितनी आ गई? 56.25 आ गई। अब आगे पढ़िए, यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, तो यहाँ लिख लीजिए द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जाएगी? क्या दिया गया आपका? वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम करने पर वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम करने पर आपका पहले क्या था? 56.25, मतलब 56.25 माइनस 2, ये 2 हो गया। अब इसमें से 2 घटाना है तो क्या हो गया? 2.00। अब क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए 25, तो 0.25 यहाँ पे बचेगा ही बचेगा, क्योंकि 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2। अब 6 में से 2 गया, कितना बचा आपका? 4, और यहाँ बचा 54। तो आपकी अब क्या भुजा आ गई? वर्ग की नई भुजा क्या आ गई आपकी? 54.25। इसलिए वर्ग की नई भुजा बराबर 54.25, ये आपका सेंटीमीटर, ये आपका मान लीजिए यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया था। अब आपका आ गया सेंटीमीटर आ गया। तब क्या पूछा है प्रश्न में? देखिए, तो कर दी जाए तो प्राप्त वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे आपके 54.25 आ गया। इसलिए नए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे वर्ग की नई भुजा। अब यहाँ पे 4 गुणे वर्ग की नई भुजा आप कितनी दी गई है आपकी? 54.25। अब 54.25 में 4 का गुणा कर दीजिए। गुणा करके देख लेते हैं, 4 पंचे 20 के 0 हासिल, तो 4 दूना 8, 8 और 2 10 के 0। अब बता, 4 चौके 16 और एक हासिल था 17, और 4 पंचे 20 और एक 21। अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद दशमलव है, तो 217 आया। तो मतलब नए वर्ग का परिमाप बराबर 217 क्या आएगा? सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। मतलब आपका नए वर्ग का परिमाप कितना आएगा? 217 सेंटीमीटर। और जो आपका पहले पूछा था पहला वाला, तो एक आंसर ये हो गया आपका 56.25, और दूसरा आपका 217, ये नीचे वाला हो गया। नए वर्ग का परिमाप जो पूछा है यहाँ पे 217, ये देखिए 217 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, व्यंजकों x प्लस 2y और 2x प्लस वाई के योग में 3 ब्रैकेट में x प्लस वाई को घटाने पर प्राप्त व्यंजक लिखें। तो जैसे दिया गया वैसे लिख दीजिए हल। पहले क्या दिया गया? x प्लस 2y और कोई का योग, मतलब इन दोनों का योग, प्लस 2x प्लस वाई के योग में किसको घटाना? माइनस 3x प्लस वाई। ये आ गया। अब आपस में आप वो कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस 2y, यहाँ पे प्लस 2x प्लस वाई, और माइनस का अंदर इसमें गुणा कर दिए तो माइनस 3x और माइनस 3y। अब देखिए क्या हो जाएगा? ये x है, ये 2x है, ये कितना हो गया? 3x। ये 2y है और ये y है, तो ये कितना हो गया? 3y माइनस 3x माइनस 3y। अब देखिए 3x माइनस में प्लस 3x कट गया, प्लस 3y माइनस 3y कट गया। आंसर कितना आ गया आपका? 0 इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे।
प्रश्न संख्या 17 एक परिभाषा पूछी गई है। रेखा, रेखाखंड तथा किरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। चित्र द्वारा अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, इसको देख लीजिए। पहले हम लोग रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में जान लेते हैं। तो पहले सबसे पहले रेखा क्या होता है। हल रेखा क्या होता है, यहाँ रेखा डाल लीजिए। रेखा की परिभाषा लिख दीजिए। एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती है, बढ़ती ही जाए, यहाँ कर लीजिए, बढ़ती ही जाए और इसका कभी अंत ना हो, तो उसे रेखा कहते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, और इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। ये आपकी रेखा हो गई। अब रेखा कैसे करेंगे, मान लीजिए एक रेखा है, इस तरह एक लाइन खींचे जिसके दोनों तरफ उसका अंत नहीं होता, मतलब दोनों तरफ आप की तीर चलती, मतलब दोनों तरफ हमारे तीर के निशान होते हैं, तो उसे रेखा कहते हैं। और रेखाखंड क्या होता है, यह रेखाखंड जो होता है वो रेखा का एक टुकड़ा होता है। तो रेखा क्या होता है, जिसकी दोनों तरफ हमारी कभी अंत ना हो। देखिए परिभाषा में, तो इस तरह मैंने दोनों तरफ तीर लगाए थे, मतलब ये रेखा हमेशा इधर भी चल रही और इधर भी चल रही, तो इसे रेखा कहते हैं। अब दूसरा दिया गया रेखाखंड। यहाँ रेखाखंड क्या होता है, मैंने यहाँ देखिए चित्र द्वारा अंतर भी स्पष्ट कर दिया कि देखिए रेखा हो गया, रेखा दोनों तरफ चल रही है, दोनों तरफ तीर का निशान है। अब रेखाखंड क्या होता है, यह एक रेखा का छोटा सा टुकड़ा होता है। यह एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे रेखा खंड कहते हैं। इसके दो अंत बिंदु होते हैं। इसके यहाँ पे क्या होता है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं। अब रेखाखंड को कैसे लिखते हैं, इसके दो अंत बिंदु, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हो गया और एक पॉइंट हो गया, मतलब इसका कोई अंत बिंदु होता है, दो अंत बिंदु होते हैं, तो ये अंत बिंदु मतलब बिंदु से हम इसको दर्शा दिए, तो आपका ये रेखाखंड हो गया। अब तीसरा पूछा था आपका किरण, तो किरण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। किरण, किरण क्या होता है दोस्तों, एक किरण का आरंभ एक बिंदु से होता है, लेकिन कोई अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, एक बिंदु से आरंभ होता है, तो मतलब हम लोग एक बिंदु खींच लेते हैं।
तो बिंदु से आरंभ होता है लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, मतलब यहाँ पे एक तीर का निशान कर देंगे। ये आपका हो गया किरण, ये आपका किरण हो गया। ये आपका क्या होगा, रेखाखंड। नीचे लिख दीजिएगा कि रेखाखंड हो गया। यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, आपका रेखा हो गया। इस तरह आप अपने पेपर में लिखे होंगे तो आपको पूरे 2 में से 2 अंक मिलेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। अगला प्रश्न 18 और लास्ट प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था। किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy + 5y² - 8z है। महिलाओं की संख्या 2x + xy - 2y² है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो मतलब कि अगर हम ये पुरुषों की संख्या में से महिलाओं की संख्या को घटा देते हैं तो हमें पुरुषों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। और लास्ट में हम लोग जो वैल्यू x की वैल्यू जहाँ पे है वहाँ 1 रख देंगे, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 रख करके जो वैल्यू आएगी संख्यात्मक मान, वही आपकी संख्या अधिक होगी पुरुषों की महिलाओं से। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे आसान भी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पुरुषों की संख्या दी गई है, पुरुषों की संख्या माइनस महिलाओं की संख्या, ये कौन सी संख्या होगी, जो कि महिलाओं की संख्या से अधिक होगी। तो पुरुषों की संख्या क्या आपकी दी गई है, पुरुषों की संख्या आपकी दी गई है 6xy + 5y² - 8z और महिलाओं की संख्या आपकी दी गई थी 2x + xy - 2y²। अब इसको अगर हम घटा देते हैं तो हमें क्या संख्या प्राप्त हो जाएगी कि कितने पुरुष महिलाओं से अधिक हैं, ये आपके वेरिएबल में आ जाएंगे। उसके बाद हम जो वेरिएबल्स दिए गए x y z उसकी वैल्यू हम लोग रख करके एक संख्यात्मक मान निकाल देंगे, वही संख्याएं आपकी अधिक होंगी। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। अब घटाते कैसे हैं, 6xy + 5y² माइनस का 8z और माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस कितना आ जाएगा 2x - xy और ये माइनस माइनस का प्लस 2y², ये आ गया आपका। अब देखिए जो एक ही है मतलब सजाती है उसको जोड़ या घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ xy का कोई और टर्म है, ये xy का टर्म है, तो xy का टर्म यहाँ है तो कितना आएगा 6xy में से xy टर्म कितना बचेगा आपका, 6 में से एक xy घटाएगा कितना आएगा 5xy प्लस y² का कोई टर्म है, हाँ है, यहाँ 5y² है, यहाँ प्लस 2y² है, तो कितना आपका हो गया 5 और 2 7 पॉजिटिव में है y² माइनस आपको देखिए यहाँ पे कितना है -8 और z का कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे देखिए माइनस का 2x, ये हुआ। ये आपकी क्या आ गई, जो संख्याएं अधिक हैं तो क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दिए पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। कितना अधिक है, आपका दिया गया है 5xy जो हमने यहाँ निकाला वही अधिक है, प्लस 7y² माइनस 8z और माइनस 2x, इतना हो गया। अब आपके प्रश्न में दिया गया है कि x = 1, y = 2 और z = 3 हो। तो यहाँ लिख दीजिए प्रश्नानुसार, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, प्रश्नानुसार x = 1, y = 2 और तथा z = 3 रखने पर आपका क्या दिया गया है, आपका यहाँ पे दिया गया रखने पर किसमें, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 1 आपका क्या दिया गया था, यहाँ नोट कर लीजिए 5xy + 7y² माइनस का 8z और माइनस का 2 और x। अब देखिए x बराबर क्या रखना है आपका 1, y = 2, तो 5x की जगह आपका 1, y की जगह 2 प्लस 7, यहाँ पे देखिए 7 गुणे y का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ पे कर लीजिए 2 का स्क्वायर माइनस 8 और गुणे z की जगह क्या लिखना है 3 माइनस 2 गुणे और x की जगह क्या रखना है आपका 1 रखना है।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या आ जाएगा, 5 इकन्नम 5 दूना 10 प्लस 7 गुणे 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4 माइनस कितना हो गया 8 त्रिका 24 माइनस कितना हो गया 2 इकन्ना में 2। अब इसको कर लीजिए, कितना हो गया आपका 10 प्लस 7 चौक 28 माइनस का 24 माइनस का 2। अब देखिए कितना हो गया ये आपका, ये कितना हो गया 28 और प्लस 10 कितना हो गया 38 माइनस 24, ये माइनस में -2 मतलब 24 और में से 2 जोड़ दें कितना आ गया माइनस का 26। तो अब 38 में से 26 गया कितना आपके आ गया 12। तो कितना है आपके पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है, पुरुषों की अधिक संख्या बराबर आपका 12 हो गया आंसर। आशा करता हूँ आपके सभी 18 प्रश्न अच्छे से सॉल्व हुए हो गए होंगे और आपने अपने सोल्यूशन देख लिए होंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। आगे आने वाले पेपर को भी मैं इसी तरह सॉल्व करूँगा, एकदम बेसिक से लेकर एकदम लास्ट तक। आने वाले सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के सभी मैथ में सॉल्व करूँगा, जिससे आप अपने डाउट्स देख सकते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक शेयर और करिए, जिससे आप सभी प्रशिक्षार्थी अपने उत्तर को देख सकें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।